अब चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं उसकी बात करें तो उससे पहले एक बार चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं और कौन सी परियोजना के तहत बने हुए हैं और कब कब बने हैं, कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है और क्या विशेषताएं हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी को फिर से ड्रॉ करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ये 84गढ़ में एंटर किया, फिर ये गई कोटा में, फिर ये गई बूंदी में, इसके बाद ये सवाई माधोपुर, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर, फिर करौली, फिर धौलपुर और आगे जाके ये उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में मुरादगंज में यमुना से मिल गई। अब जो मैंने आपको बांध बताए थे, कितने बांध बताए थे? 4। एक तो यहां पर ये कौन सा बांध था? गांधी सागर बांध। गांधी सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध बताया था यहां पर चित्तौड़ में, कहां पर? रावत भाटा। रावत भाटा कहां पर है? सी यानी चित्तौड़ में। तीसरा जो बांध बताया था वो बताया था कोटा और बूंदी की, एक मिनट, कोटा और बूंदी की यहां बॉर्डर पे, क्या नाम था? जवाहर सागर। जवाहर सागर, या इसको बोलते हैं कोटा डैम। ध्यान देना, कोटा बैराज नहीं कह रहा हूं, कोटा डैम कह रहा हूं। कोटा डैम या कोटा बांध, अभी अंतर समझा दूंगा, थोड़ा पेशेंस रख लेना बस। और ये चौथा बांध है जिसको बोलते हैं कोटा बैराज। ये हो गया आपका कोटा बैराज। तो बात यह है कि इस चंबल नदी पर ये 4 बांध बने हुए हैं। क्रम आपको स्पष्ट दिख ही रहा है कि शुरू से लास्ट की ओर कौन सा है और लास्ट से शुरू की ओर कौन सा है। अब दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इन बांधों का निर्माण कौन सी परियोजना के तहत किया गया, उस परियोजना की शुरुआत कब हुई, उसके जितने चरण थे, तो कौन कौन से चरणों के अंतर्गत कौन कौन से बांध बनाए गए, इसमें कहां कहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, कहां से नहरें निकाली गई हैं, कौन सी नहरें निकाली गई हैं, कौन कौन से भागों को सिंचाई होती है, ये सब आपके दिमाग में पैदा होने चाहिए सवाल। तो बात है सन 1953 और 54 की। 2 भाई साथ साथ बैठे, एक भाई मध्य प्रदेश, एक भाई राजस्थान, और बात हुई कि क्यों ना इस चंबल नदी के जल का उपयोग किया जाए। क्या उपयोग हो सकता है? पीने का पानी मिल सकता है, सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है, इस पानी की एनर्जी से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो बात ठीक थी। तो इसका मतलब एक बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की जाए, अर्थात बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक परियोजना शुरू की जाए, और वही थी आपकी चंबल परियोजना, जिसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1953-54 यानी जो वित्तीय वर्ष था 1953-54 उसमें समझौता हुआ, और दोनों भाई इस बात को लेकर राजी थे कि 50% हिस्सा मेरा और 50% हिस्सा तेरा। यानी ये जो चंबल नदी परियोजना है 1953-54 में शुरू हुई, और इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की पानी को लेकर और बिजली को लेकर जो हिस्सेदारी है वो 50-50% की है। क्लियर? ठीक है साहब। अब अलग अलग चरणों के तहत इन बांधों का निर्माण शुरू हुआ। सबसे पहले आई बात प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में ये 2 बांध बने, ये वाला और ये वाला। कौन सा बांध? एक तो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, और एक कोटा बैराज जो राजस्थान के कोटा जिले में है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत इन 2 बांधों का निर्माण किया गया, और ये पहला चरण, ये लिखता हूं मैं यहां पर, प्रथम चरण, ये 1960 में आपका पूरा हो गया, और 2 बांध हमको मिल गए। पहला बांध था आपका गांधी सागर बांध, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये गांधी सागर बांध यहां राजस्थान के इस जगह से, अर्थात 84गढ़ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के आसपास। इसकी लंबाई भी दी हुई है 500 मीटर के आसपास में दी हुई है। खैर ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। बात यह है कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और यहां पर टोटल 23 मेगावाट की 5 यूनिट यानी 5 टर्बाइंस लगाई हुई हैं, और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 115 मेगावाट। क्लियर है? तो ये हो गई गांधी सागर बांध की बात जो पहले चरण में बना।
अब पहले ही चरण में आपका ये भी बना था कोटा बैराज, तो इसकी भी बात करें। कोटा बैराज का जो निर्माण हुआ था वो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए नहीं हुआ था। इसके निर्माण का उद्देश्य था कि चंबल नदी के पानी से सिंचाई कराई जाए। तो यहां ध्यान रखना, कोटा बैराज को किस लिए बनाया गया? सिंचाई के लिए, यह सिंचाई के लिए। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा समझाने के लिए खुली खुली जगह पर हम एक बार इसको ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये चंबल नदी थी और चंबल नदी पर ये यहाँ मध्य प्रदेश में हो गया आपका गांधी सागर बांध, जिसको मैं लिख रहा हूँ GS यानी गांधी सागर। इसके बारे में बता चुका और पहले ही चरण में ये बने हैं दोनों। पहला चरण 1960 में पूरा हो गया था, 1960 में ये बने हैं। इस बांध पे तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जबकि ये जो बांध है कोटा बैराज, यहाँ से हमको विद्युत ऊर्जा नहीं मिलती, यहाँ से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। अब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है तो यहां से दो नहरें निकाली गई हैं। एक नहर तो इस साइड में गई, ये कौन सी दिशा है? राइट, राइट यानी दायां भाग, तो इस नहर को बोलते हैं दाई नहर। एक नहर इधर निकाली गई, ये कौन सा भाग है? एल यानी लेफ्ट, लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां भाग, तो ये बाई नहर। तो कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई, दाई नहर और बाई नहर। अब ये जो नहर है बाई नहर, तो ये हिस्सा तो राजस्थान में ही है, बड़ा सिंपल है समझना। देखो यहां ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा, इधर से ये नहर निकाली, एक तो आपके कोटा और एक बूंदी, यानी कि ये इधर वाली जो नहर है ये आपकी लेफ्ट वाली नहर है या बाई नहर है। और इस नहर से दो जिलों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, एक तो कोटा और एक बूंदी, बड़ा सिंपल। लेकिन ये वाली जो नहर है जो दाईं साइड में निकाली गई है, कोटा में भी गई, बारां में भी गई और फिर आपके गई मध्य प्रदेश में। तो इस दाईं नहर से राजस्थान को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है और मध्य प्रदेश को भी होती है। राजस्थान में तो इस दाईं नहर से दो जिलों को सिंचाई सुविधा मिलती है। कौन से दो जिले? एक तो कोटा और एक बारां। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो दाईं नहर निकाली गई, जिसको मैं फिर से ड्रॉ करूं ताकि अच्छा समझ में आए, ये जो निकाली गई, तो यहां क्या हुआ जब ये नहर बनाई गई, जैसे ये नहर बनाई, ये वाली ये दाईं नहर हो गई, तो इस नहर के प्रवाह क्षेत्र में बहुत से ऐसे भी स्थान थे जहां पर इस नहर का पानी नहीं पहुंच सकता था। क्यों नहीं पहुंच सकता था? जो भाग ऊंचाई पर हैं वहां पानी कैसे पहुंचाओगे, क्योंकि पानी तो हमेशा ऊंचाई से और नीचे स्थान की ओर बहता है। तो वहां तक पानी पहुंचाने के लिए यहां पर लिफ्ट नहरें भी बनाई गई और लिफ्ट नहरों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में भी जो ऊंचाई पर थे वहां पर भी पानी पहुंचा दिया गया। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना, यानी कि पानी को उठाने के लिए ताकि उस ऊंचे स्थान तक भी भेजा जा सके, ये लिफ्ट नहरें बना दी गई। तो कोटा बैराज से जो ये दाईं नहर निकाली गई, इस दाईं नहर पर टोटल 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। कितनी? 8 लिफ्ट नहर। अब ये 8 लिफ्ट नहर कौन सी है? तो इसके लिए मैंने एक बड़ी सरल सी ट्रिक आपके लिए बनाई है, और वो ट्रिक क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं मैं एक बार, ये हटाओ इसको। वो ट्रिक क्या है भैया, समझना कि ये एक लड़का है अशोक, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं अशोक, अशोक नहीं बोल रहा हूं, अशोक बोल रहा हूं। तो एक लड़का है अशोक और ये बहुत ज्यादा गप मारता है, गप यानी लंबी लंबी फेंकता है और जल्दी जल्दी गप मारता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये गप मारता है और कैसे, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये ध्यान रखना, अशोक गप जल्दी। तो अब ये लिफ्ट नहरें कौन सी है? देखो ध्यान देना, एक तो हो गई आपकी अंता और एक इसी नाम से हो गई अंता लिफ्ट माइनर। तो ये दो हैं, अंता और अंता लिफ्ट माइनर। ठीक है साहब। सो का मतलब हो गया सोरखंड और कै का मतलब हो गया कचारी। ठीक है। गै का मतलब हो गया गणेशगंज, गणेशगंज, और पै का मतलब हो गया पचेल। तो अब ध्यान देना, ये जो नहरें हैं ना, अंता, अंता लिफ्ट माइनर, सोरखंड, कचारी और पचेल, ये नहरें हैं 12 जिले के लिए। लिफ्ट नहरें हैं ये, और कौन से जिले के लिए? 12 जिले के लिए। जबकि लास्ट में ये जो बच गई ना, ये वाली दो, ये हैं आपकी कोटा जिले के लिए।
तो जल्दी, जल्दी का मतलब समझ लेना, एक तो हो गया जालीपुरा और एक दी का मतलब हो गया दिगोद। जल्दी में जल यानी जालीपुरा और दी यानी दिगोद, तो ये दोनों तो कहां से रिलेटेड हैं? कोटा। और ये बाकी बची हुई कहां से हैं? 12। तो टोटल 8 हैं, 8 में से 6 तो हो गई 12 से रिलेटेड और 2 हो गई आपके कोटा से रिलेटेड। अब इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? क्या बता रहा हूं मैं? चंबल परियोजना बता रहा हूं, गांधी सागर बांध की बात कर ली जो पहले चरण में बना, और कोटा बैराज की बात कर ली जो पहले चरण में बना। कोटा बैराज से जो नहरें निकाली गई वो देख ली, जो लेफ्ट नहर थी वो देख ली, राइट नहर थी वो देख ली, और जो लेफ्ट नहरें निकाली गई वो देख ली। अब बात आती है दूसरे चरण की, और दूसरे चरण के अंतर्गत, एक मिनट इसको भी हटा लो आप क्योंकि ये तो हो गया, ये हटाओ। अब आती है बात आपके दूसरे चरण की, और दूसरे चरण में यहां पर ये जो बांध है जिसको हम बोलते हैं राणा प्रताप सागर बांध, जो कहां पर बना हुआ है? रावत भाटा में बना हुआ है। तो दूसरे चरण में इस बांध का निर्माण कराया गया। दूसरा चरण कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर। कहां पर है ये बता दिया मैंने आपको, ये रावत भाटा में। रावत भाटा कहां है? सी यानी कि चित्तौड़ में है। अब ये जो दूसरा चरण था, तो सन 1970 में ये बांध समर्पित कर दिया गया था, यानी इसका लोकार्पण हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ इसका काम चल रहा था, तो कंप्लीटली 1971 तक इसका काम चला था, 1971 तक। ठीक है साहब। अब यहां पर ये जो बांध जाना जाता है राणा प्रताप सागर बांध, एक तो ध्यान रखना ये राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी इस राणा प्रताप सागर बांध में ही आता है, और यहां से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। यहां जो विद्युत बनाई जाती है वो न्यूक्लियर से बनाई जाती है, अर्थात परमाणु से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और इसीलिए यहां पर एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाए गए हैं। यहां जो यूनिट्स लगाई गई हैं वो ध्यान रखना थोड़ा सा, 43 मेगावाट की यूनिट है, टोटल 4 यूनिट हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 172 मेगावाट यहां से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इससे पहले गांधी सागर बांध जो मैंने बताया था वहां कितना हो रहा था? 23 मेगावाट की 5 इकाइयां थी, और वहां से कितना हो रहा था? 115 मेगावाट टोटल हो रहा था, जबकि यहां पर 172 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो चंबल परियोजना पर जितने भी बांध बने हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यहां राणा प्रताप सागर बांध से होता है। यहां पर जो सबसे पहले न्यूक्लियर प्लांट की जो इकाइयां लगाई गई थी वो कनाडा के सहयोग से लगाई गई थी, यानी भारत और कनाडा ने मिलकर यहां लगाई थी। और एक बात ध्यान रखना कि इसी को भोपाल विद्युत गृह भी बोलते हैं, राणा प्रताप सागर बांध को भोपाल विद्युत गृह। बात आई समझ में? तो क्या बताया आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो, कि राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल परियोजना में दूसरे चरण के अंतर्गत बनाया गया, 1971 तक इसका काम चला। हालांकि 1970 में लोकार्पण हो गया था, लेकिन 1971 तक इसका काम चला था। न्यूक्लियर से यहां ऊर्जा का उत्पादन होता है, भारत और कनाडा के सहयोग से यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए थे। टोटल 43 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, 172 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है। चंबल परियोजना पर जितने भी बांध हैं उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यहीं से होता है। क्लियर? और राजस्थान का सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बांध है जो चित्तौड़ के रावत भाटा में बना हुआ है। ओके, अब बात आती है आपके तीसरे बांध की। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत जो तीसरा बांध बनाया गया वो एक ही बांध अब शेष रह गया हमारा, और ये है हमारा ये वाला बांध। एक मिनट, अब मैं सारा देखो बाकी तो हटा देता हूँ क्योंकि अब सब बाकी तो हो चुका, एक रह जाए थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मेरा भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया। ठीक है ना? तो अब एक बचा हुआ बांध है आपका, और ये वाला यहाँ पर इसको ब्लैक करो, ये वाला, ये बांध कौन सा आपका? जवाहर सागर। जवाहर सागर, इसी को कहते हैं हम कोटा बांध। ध्यान देना, ये आगे जो था उसको तो हमने क्या कहा था? कोटा बैराज, जो कोटा में बना हुआ है, जबकि इसको कहते हैं कोटा बांध या कोटा डैम। तो कोटा बैराज अलग है और कोटा बांध या कोटा डैम अलग है। बात आ गई समझ में? अब ये जो बांध बनाया गया इसका उद्देश्य था पानी को पिक करके आगे भेजना, इसीलिए ये
पिकअप बांध है, चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उसमें से ये बांध है पिकअप बांध। पिकअप बांध पूछ लिया जाता है। यहां पर भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। टोटल 33 मेगावाट की यहां यूनिट लगी हुई है 3, और इनसे होता है टोटल 99 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन। क्लियर है? अभी हम टोटल करेंगे कि चंबल नदी परियोजना पर टोटल कितनी विद्युत ऊर्जा बन रही है। अब ये ध्यान रखना, ये जो बांध है ना, ये इसका इधर वाला हिस्सा तो कोटा में आ रहा है और ये इधर वाला जो पार्ट है ये बूंदी में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो राइट साइड है, ये इधर की दिशा हो गई राइट, ये इधर की हो गई लेफ्ट। तो इसका राइट हिस्सा तो कोटा में आ रहा है और लेफ्ट हिस्सा इसका बूंदी में आ रहा है। तो इसीलिए ये कोटा और बूंदी दोनों जिलों में आता है। एक हिस्सा कोटा में और एक हिस्सा बूंदी में आता है। क्लियर यहां तक? ठीक है साहब। अब एक बार आप ये देख लो कि यहां से टोटल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है। सारा ध्यान ही है आपको। पहले कौन सा था? यहां पर गांधी सागर बांध, और बताना यहां पर कितनी ऊर्जा का उत्पादन था। 23 मेगावाट की मैंने आपको 5 इकाइयां बताई थी, तो 23 पंजे 115 मेगावाट। 115 मेगावाट तो यहां हो गया। इसके अलावा यहां पर आ जाओ चित्तौड़ में, यहां पर 43 मेगावाट की 4 इकाइयां थी, तो कितना हो गया? 172 मेगावाट। ये टोटल ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। फिर यह था आपका जवाहर सागर, या जिसको कोटा बांध कहते हैं। कोटा बैराज नहीं बोल रहा हूं, कोटा बांध कहते हैं। यहां 33 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं, तो सीधे लिख लेता हूं 99 मेगावाट। और लास्ट था आपका कोटा बैराज जो यहां पर है, उसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, वो केवल सिंचाई के काम में आता है। तो टोटलिंग अगर हम करें तो 172, 115 और 99। 9 5 14 2 16 का 6, असल की 1 8 और 1 9 9 18 का 8 और 1 ये गया 3। यानी टोटल चंबल परियोजना पर 386 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है, पानी में भी और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में भी। क्लियर है? अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा विषय बच गया उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, और फिर ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो हमारा पार्ट है ये फिनिश हो जाएगा। तो अब चंबल की जो सहायक नदियां थी, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनको हम ले लेते हैं। तो राजस्थान के मैप की तरफ चलते हैं। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको पूरा बता दिया था चंबल नदी के बारे में, और चंबल नदी के बाद फिर चंबल नदी पर जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी बता दिया। अब इसके बाद चंबल नदी की सहायक नदियां ले लेते हैं। तो पहले मैं एक बार चंबल नदी को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये चंबल नदी यहाँ मध्य प्रदेश से आई, राजस्थान में चित्तौड़ के 84गढ़ में एंटर किया, फिर ये कोटा में गई, फिर बूंदी में गई, उसके बाद ये सवाई माधोपुर में गई, फिर सवाई माधोपुर के पड़िया से इसने राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाई, फिर करौली में गई, धौलपुर में गई, और फिर आगे उत्तर प्रदेश में चली गई। और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी से मिल गई? बोलते रहो भैया साथ साथ। यमुना से। ये यमुना से मिल गई। और कहाँ पर मिली थी? इटावा में। इटावा में किस जगह पर? मुरादगंज में। ठीक है। तो अब इसकी सहायक नदियां हम लेते हैं, और सबसे पहले चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध को ले लेते हैं। तो ये लो भैया काली सिंध। ये काली सिंध आती है आपके मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में झालावाड़ में एंटर करती है, इसके बाद ये बहती हुई और फिर ये कोटा 12 साइड में होते हुए और यहाँ जाके ये चंबल से मिल जाती है। यानी झालावाड़ 12 और कोटा में प्रवाहित होती है और फिर चंबल से जाके मिल जाती है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई। आती कहाँ से है बात कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश में देवास की पहाड़ियाँ हैं, देवास की पहाड़ियाँ, वहाँ से ही आती है। आगे बढ़ती है उत्तर दिशा की ओर, स्पष्ट है उत्तर दिशा ये ऊपर की ओर, उत्तर दिशा ये। इस स्थान पर रेड स्पॉट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये राजस्थान में एंटर करती है। तो राजस्थान में कौन से जिले में एंटर किया? झालावाड़ में। झालावाड़ के कौन से गांव में एंटर किया? ये ध्यान रखना, रायपुर गांव आता है यहाँ पर, रायपुर। और ये रायपुर आता है JH यानी कि झालावाड़। ठीक है। आगे फिर ये गई और यहाँ इस स्थान पर, ये इस जगह जहाँ मैं स्पॉट कर रहा हूँ, ये है नोनेरा। और नोनेरा है आपका कोटा में। तो कोटा के नोनेरा में चंबल नदी से मिल गई। हालांकि इतनी चर्चा तो पिछले वीडियोस में मैं आपके साथ कर चुका था, लेकिन अभी हमको इसकी भी सहायक नदियां देखनी है। इसके संबंध में कुछ और बात, इसकी टोटल लेंथ कितनी बताई थी मैंने आपको? 278 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। इसके संबंध में थोड़ा सा और आप ध्यान रख सकते हैं
कि यहां देखिए, मैं इसको ये ब्लैक कलर यहां करता हूं। ये झालावाड़ जिले में ये जो बह रही है, जहां मैं ये ब्लैक लाइन चला रहा हूं, तो इसके एक तरफ तो एक कस्बा आता है झालरापाटन। झालरापाटन जो झालावाड़ में ही आता है, झालावाड़ जिले की एक तहसील है, और एक साइड में आता है झालावाड़ शहर। तो अगर आप इस साइड में जाएंगे ये वाला, तो इधर तो आता है झालावाड़ शहर, और इस साइड में अगर जाएंगे तो इधर आएगा झालरापाटन कस्बा। अर्थात जो काली सिंध रिवर है उसके लेफ्ट में, ये लेफ्ट हिस्सा हो गया ना इधर, ये लेफ्ट साइड में तो झालरापाटन आता है, और ये जो हिस्सा हो गया इधर का, ये राइट साइड में झालावाड़ शहर आ जाता है। ठीक है, तो इन सारी जानकारियों को तो मैं हटा देता हूं, क्योंकि अब हमको इसकी सहायक नदियां जो है वो ड्रॉ करनी है। केवल ये नाम रहने देते हैं इसका, काली सिंध। हालांकि लास्ट में मैं एक टेक्निक भी बता दूंगा, टेक्निक के माध्यम से इसकी सारी सहायक नदियां आपको याद करा दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है, हम रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो समझ लो, उसके बाद फिर टेक्निक देख लेना। इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं परवन की, और परवन के लिए हमको यहाँ चलना पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ये पूरा मालवा का पठार ही है। मालवा का पठार राजस्थान में भी फैला हुआ है, जो हाड़ौती का पठार है। तो यहां से, इस स्थान से ये परवन नदी निकलती है। ये मैं लिख लेता हूं, यहां दो नदियां हैं, एक तो अजनार और प्लस घोड़ा पछाड़। तो मध्य प्रदेश में दो नदियों की धारा के संयुक्त हो जाने से, मिलने से, कौन सी धाराएं, अजनार और घोड़ा पछाड़, इनके मिलने से, ये मिला दो, ये अजनार हो गई और ये आपके घोड़ा पछाड़ हो गई, दोनों मिली तो, और दोनों के मिलने से एक नदी बनी, और उस नदी का नाम है परवन नदी। तो ये हमने नाम दे दिया परवन। अब ये परवन नदी आगे आई, आपके झालावाड़ में एंटर किया, झालावाड़ के बाद गई बारां में, बारां के बाद बारां और कोटा की सीमा के पास में ये काली सिंध नदी से मिल गई। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान दो, ये राजस्थान में जहां पर आई, राजस्थान में इस जगह पर इसने एंटर किया, झालावाड़ में। तो झालावाड़ में एक गांव का नाम ध्यान रखना, ये गांव है खरीबोर। झालावाड़ में खरीबोर गांव से एंटर किया। ये जो गांव है खरीबोर, ये झालावाड़ की एक तहसील है, मनोहर थाना तहसील। तो झालावाड़ जिले की मनोहर थाना तहसील के खरीबोर गांव में परवन नदी राजस्थान में एंटर करती है। ये जो नाम है मनोहर थाना, तो यहीं पर, इसी स्थान पर जहां ये नदी एंटर कर रही है, यहां इस जगह, यहीं पर इसी नाम से एक फोर्ट भी बना हुआ है, एक दुर्ग भी बना हुआ है, और उस दुर्ग को मनोहर थाना दुर्ग ही कहते हैं। वो जो दुर्ग है मनोहर थाना, तो उसकी एक खासियत है, नीचे मैं ड्रॉ करता हूं। ये मान लीजिए मनोहर थाना दुर्ग है। ठीक है, एक तो ये आई परवन नदी, और परवन नदी से यहां पर एक नदी और मिलती है, और वो नदी है काली खोह। ये यहां पर मिली, ये काली खोह। तो दो नदियों के संगम स्थल पर ये मनोहर थाना दुर्ग स्थित है, और यहां इसके चारों तरफ ये पानी फैल जाता है। इसीलिए इस दुर्ग को हम जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जल दुर्ग अर्थात वो दुर्ग जिसके चारों तरफ जल राशि हो। क्लियर है? ओके। अब यहां पर भैया ये नदी आगे गई। एक चीज और ध्यान रखना, यहीं पर ये जो मनोहर थाना दुर्ग है, यहीं पर भीलों की आराध्य देवी हैं एक विश्वंती माता। विश्वंती माता का मंदिर भी यहां पर स्थित है। क्लियर? वापस पॉइंट पर आ जाओ। अब ये नदी यहां से ये आगे गई, और आगे जाने के बाद झालावाड़ के बाद इसने कौन से जिले में एंटर किया? बारां जिले में। मैं ब्लैक लाइन चला रहा हूं। बारां जिले में ध्यान रखना, यहां पर एक अभयारण्य है, और वो है शेरगढ़ अभयारण्य। ये मैं लिखता हूं, ये मैं स्पॉट कर देता हूं, और अभयारण्य शेरगढ़ अभयारण्य। इसकी विशेषता यह है कि इस शेरगढ़ अभयारण्य को, जो कि बारां जिले में स्थित है, इसको कहा जाता है सांपों की शरण स्थली। सांपों की शरण स्थली, यानी कभी अगर आप यहां भ्रमण करने के लिए जाएं तो यहां पर आपको बहुत सारे सांप देखने को मिल जाएंगे। अब ये शेरगढ़ के नाम से ही यहां पर भी एक दुर्ग बना हुआ है, और वो दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग। हालांकि ये जो दुर्ग बना हुआ है यहां पर शेरगढ़, शेरगढ़, गढ़ का मतलब दुर्ग ही होता है, तो इसका जो पुराना नाम था वो था कोशवर्धन दुर्ग।
लेकिन शेर शाह सूरी सन 1542 ईस्वी के लगभग इस साइड में आया और फिर यहां से वो मालवा अभियान की ओर जा रहा था। तो उसने क्या किया, शेर शाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम कोशवर्धन से बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। ठीक है, ओके। अब यहीं पे ध्यान रखना, यही नदी आगे जाती है तो इसी नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे ही बारां जिले में एक जगह स्थित है और वो है काकुनी। कौन सी? काकुनी। ये काकुनी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि 108 मंदिरों की, पुराने, बहुत पुराने 108 मंदिरों की एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, जिसमें से ज्यादातर मंदिर नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान में उन 108 मंदिरों में से 15 मंदिरों के अवशेष या खंडहर ही शेष बचे हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बारां जिले में परवन नदी के किनारे वह स्थान जहां पर प्राचीन 108 मंदिरों के खंडहर में से मात्र 15 मंदिरों के अवशेष ही शेष बचे हुए, वह स्थान कौन सा? तो काकुनी है, बारां जिले में है, परवन नदी के किनारे है। क्लियर? ठीक है। अब ये नदी आगे गई और आगे जाने के बाद यहां बारां और कोटा की सीमा के पास में एक स्थान आता है पलायता। पलायता, यहां पलायता के निकट ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। अब थोड़ा सा समझ लेना, ये जो पलायता स्थान है तो इसी के संबंध में अलग अलग किताबों में हमको अलग अलग जानकारी भी देखने को मिलती है। क्या? ध्यान दो, इसको मैं कलर चेंज करूं। ये स्थान मैंने बताया जो बारां और कोटा की सीमा के पास में है, यहां पर ये परवन नदी काली सिंध नदी में मिल रही है और पलायता स्थान जो बारां में है उसके निकट ये मिल रही है। तो ये जो स्थान है ये बारां और कोटा की सीमा के निकट है, इसीलिए कुछ किताबों में तो ये देखने को मिलेगा कि परवन नदी पलायता स्थान पर काली सिंध में मिल जाती है, जबकि कुछ किताबों में यह भी देखने को मिल सकता है कि यह परवन नदी जो है ये बारां जिले में काली सिंध से नहीं मिलती। कुछ किताबों के अनुसार यह परवन नदी कोटा जिले के रामगढ़ गांव में चंबल से मिलती है, सॉरी काली सिंध से मिलती है। तो मैं ये भी लिख देता हूं, यहां कोटा में कौन सा गांव? रामगढ़। तो दोनों ही जानकारी हमको इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि ये बारां और कोटा की बिल्कुल बॉर्डर पे काली सिंध से मिलती है। खैर जो भी था मैंने बता दिया, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये सारी चीज तो मैं हटा देता हूं, केवल परवन का नाम रहने देता हूं क्योंकि अभी हमको काली सिंध की और नदियां भी देखनी है। ठीक है साहब। अब काली सिंध की एक और नदी हम ड्रॉ करते हैं और वो नदी है आहू नदी। आहू नदी के लिए भी हमको यहां चलना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान से इधर ये पूरा मध्य प्रदेश का ये भाग मध्य प्रदेश का ही लगता है इधर, तो मध्य प्रदेश हमको चलना पड़ेगा और यहां पर है सुसनेर की पहाड़ियां। एक जगह है सुसनेर, वहां सुसनेर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? आहू नदी। यहां से निकलने के बाद ये राजस्थान में एंटर करती है और राजस्थान में एंटर करने के बाद ये कुछ समय के लिए यहाँ कोटा और झालावाड़ की सीमा भी बनाती है। उसके बाद फिर ये झालावाड़ में आ जाती है। एक मिनट, ये सीमा बनाई और फिर झालावाड़ में आई और झालावाड़ में यहाँ इस जगह पर ये काली सिंध नदी से मिल गई। अब ये जो लाइन है मैं रफली एक आइडिया के आधार पर खींच रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्ट करने का केवल प्रयास कर रहा हूं। ठीक है ना? तो एडजस्ट कर लेना, अगर कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो नदी की या इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो कौन सी नदी मैं बता रहा हूं? आहू नदी। ये मैं लिखता हूं, आहू कहां से आई? एमपी से। एमपी में कहां से आई? सुसनेर की पहाड़ियों से। इतना हो गया? ठीक है साहब। अब ध्यान देना, राजस्थान में ये जहां एंटर करती है तो अलग स्पॉट करते हैं यहां इस जगह पर, और ये एक गांव है, झालावाड़ जिले का एक गांव है नंदपुर गांव। ठीक है, तो ये एरो यहां मैंने बनाया, ये हो गया आपका नंदपुर, और ये नंदपुर कहां है? जेएच यानी झालावाड़ में। ठीक है, अब ये जब आगे गई ये नदी, तो आगे जाने के बाद ध्यान रखना ये कोटा और झालावाड़ के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है, यानी कोटा जिले को झालावाड़ जिले से अलग करने वाली नदी जो प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी नदी है? आहू नदी। उसके बाद ये फिर से कहां पर आ गई? झालावाड़ में आ गई घूम के, और झालावाड़ में इस जगह पर ये काली सिंध से मिल गई। जहां पर ये काली सिंध से मिलती है उसको मैं एरो करके लिखता हूं। यहां पर एक प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है, वो है गागरोन। गागरोन जो कहां पर आता है? झालावाड़ में।
तो गागरोन स्थान पर, गागरोन के दुर्ग के पास में ये आहू नदी काली सिंध नदी से मिल जाती है। मैं नीचे यहां समझाता हूं कि ये है आपका एक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन का। ये इधर से आपकी आई आहू नदी, इधर से ये जा रही थी आपकी काली सिंध नदी, और दोनों यहां पर मिल गई और इस दुर्ग के चारों तरफ पानी फैल गया। इसीलिए ये गागरोन का जो दुर्ग है इसको हम जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? इमेज में दिखाता हूं एक बार आपको। ये देखिए, ये गागरोन का दुर्ग है जो झालावाड़ में बना हुआ है। यहां पर प्रसिद्ध मीठे शाह की दरगाह स्थित है। इस दुर्ग के संबंध में ध्यान रखना कि ये जो दुर्ग है ये बिना नींव का दुर्ग है। नींव नहीं है इसके, बिना नींव। और 12वीं शताब्दी में राजा बीजल देव, जो जानकारियां उपलब्ध हैं उसके अनुसार 12वीं शताब्दी, राजा बीजल देव के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और कौन सा दुर्ग है, कौन सी श्रेणी में रखते हैं? जल दुर्ग, क्योंकि स्पष्ट आपको दिख ही रहा है यहां इसके चारों तरफ जल राशि, और ये पानी किसका है? आहू और काली सिंध के संगम से, दोनों के मिलने से चारों तरफ इसके पानी फैल गया। इसके संबंध में कुछ और बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसको वर्ष 2013 में 21 जून 2013 को यूनेस्को ने, UNESCO अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा क्या बोलते हैं हम? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस यूनेस्को ने 21 जून 2013 को गागरोन के किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यानी इस यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, जिसमें दुनिया भर की जो हेरिटेज स्थान हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, तो उसी सूची में इस गागरोन के किले को भी सम्मिलित किया गया था। हालांकि यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला नहीं है जिसको 21 जून 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इसी दुर्ग के साथ मैंने कुछ और दुर्गों के भी चित्र बनाए हैं या लगाए हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो यह ध्यान रखना, इस दिनांक को राजस्थान के टोटल 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। कौन कौन से हैं? मैं ट्रिक के माध्यम से एक बार पहले ट्रिक बता देता हूं आपको। यह है आम, यह है गाजर और यह है चीकू। तो आप यह ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान के इन किलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। कौन से किले? आम, गाजर, चीकू। आम का मतलब हो गया आमेर, गाजर में गा का मतलब हो गया गागरोन, गागरोन जो झालावाड़ में आता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जय का मतलब हो गया जैसलमेर, रे का मतलब हो गया रणथंबोर, ची का मतलब हो गया चित्तौड़गढ़ और कू का मतलब हो गया कुंभलगढ़। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आप लिख लेना। अब एक बार दुर्ग दर्शन भी करा देता हूं। तो मैंने क्या बताया? आम, गाजर, चीकू। तो ये तो भैया है आम, आम यानी ये आमेर। और आमेर के किले के बारे में, आमेर का महल है दरअसल ये, इसके बारे में जानने को अगर जिज्ञासु हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर 3 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आमेर के महल में जाकर ही मैंने शूट किया था, वीडियो शूट किया था। तो बहुत बारीकी से हर एक विषय को, हर एक पॉइंट को मैंने बताने का प्रयास किया है। और उस वीडियो को देखेंगे तो आमेर महल जब भी जाएंगे गाइड करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, बहुत डिटेल से मैंने बताया है। तो ये एक तो आमेर हो गया, फिर गाजर, गा यानी ये गागरोन, फिर जय का मतलब ये हो गया जैसलमेर, फिर रे का मतलब ये हो गया रणथंबोर, फिर ची का मतलब ये हो गया चित्तौड़ और कू का मतलब ये हो गया कुंभलगढ़। बात आई समझ में? इससे रिलेटेड कुछ और बातें ध्यान रखना कि ये जो यूनेस्को की जो एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये कमेटी तय करती है कि किस स्थान को या किस स्ट्रक्चर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यह तय करती है कि किसको इस हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना है। और इसको जब सम्मिलित किया गया था तो इसकी जो बैठक चल रही थी वो कंबोडिया में चल रही थी। 37वां सत्र था इनका, 37वां सत्र, जो कहां पर था? कंबोडिया में। तो वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि इन दुर्गों को, राजस्थान के इन दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, हटा देता हूं। तो वापस हमारे इस पॉइंट पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको आहू नदी के बारे में बता दिया। अब देखो, ये 3 नदियां तो मैंने बता दी। एक तो क्या बताई आपको? काली सिंध बताई। काली सिंध की सहायक मैंने आपको बताई परवन नदी। परवन के बाद मैंने काली सिंध की सहायक बताई आहू नदी। इसके अलावा ध्यान रखना, काली सिंध की
एक और सहायक नदी यहां पे लेते हैं और वो है चंद्रभागा। कौन सी? चंद्रभागा। ये चंद्रभागा आपके झालावाड़ से ही निकलती है और झालावाड़ से निकलकर झालावाड़ में ही काली सिंध से मिल जाती है। यहां मैं बनाता हूं जैसे इस जगह कि ये है आपकी काली सिंध और यहां पर झालावाड़ में ये दूसरी नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं चंद्रभागा। चंद्रभागा ये झालावाड़ से ही निकली और झालावाड़ में ही ये जाकर आपके मिल गई कौन सी नदी से? काली सिंध से। तो ये ध्यान रखना, जहां से ये निकलती है वो एक गांव है सेमली गांव और जहां पर ये मिलती है वो भी एक गांव है खाड़िया गांव। तो झालावाड़ के सेमली गांव से निकलती है और झालावाड़ के खाड़िया गांव में मिल जाती है। खाड़िया गांव जो है ये झालावाड़ जिले की एक तहसील है, झालरापाटन वहां पर है। क्लियर है? इसके बारे में इतना ही और कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये काली सिंध की जो मुख्य मुख्य सहायक नदियां थी उनके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी काली सिंध की और सहायक नदियां हैं, उनके संबंध में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक छोटी सी टेक्निक बता देता हूं जिसमें बची हुई सहायक नदियां और जो हो चुकी ये दोनों ही सम्मिलित हैं। तो ये ट्रिक की तरफ आप आ जाइए। हालांकि जो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था इससे काली सिंध से रिलेटेड, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर भी मैंने ये ट्रिक बताई थी, लेकिन यहां पर अब इसको मैंने अपडेट कर दिया, अर्थात कुछ और नदियां हैं जिनको मैंने सम्मिलित कर लिया। और इसके अतिरिक्त यहां पर मैंने पूरा डायग्राम बनाकर आपको काली सिंध के बारे में बताया है, जो कि उस रिवर ऑफ राजस्थान की प्लेलिस्ट में जो काली सिंध का वीडियो है वहां पर मैंने पूरा डिटेल से डायग्राम बनाते हुए नहीं बताया था। ठीक है, ये एक ऊनी वस्त्र है और ये काले रंग का है। ये काला क्यों हुआ? क्योंकि ये जल गया, इसमें आंच लग गई थी जिसके कारण ये जल गया। क्यों? क्योंकि आप पटाखे फोड़ रहे थे, तो पटाखे फोड़ने के कारण ये काला हो गया। तो इससे ध्यान रख सकते हैं काले रंग का है, तो इसका मतलब हम काली सिंध नदियों की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। और ये क्यों जल गया था, ये काला क्यों हो गया था? क्योंकि इस ऊनी कपड़े में आंच लग गई थी। तो ये ध्यान रखना है, ऊनी कपड़ों पर आंच। इसका मतलब क्या है? ऊ का मतलब हो गया उजाड़। तो एक तो काली सिंध की सहायक नदी है उजाड़। नी का मतलब हो गया निमाज। मैं निमाज की अभी बात करूंगा, निमाज की मैं बात करूंगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखना। फिर कपड़ों का कोई अर्थ नहीं है। पर का मतलब हो गया आपका परवन। आ के दो अर्थ हैं, एक तो आहू, एक है आ का आमझर। और चय के दो अर्थ हैं, एक तो चंद्रभागा और एक है चौली। क्लियर है? ठीक है। अब यहां ये ध्यान देना, ये जो नदी थी निमाज, तो ये निमाज नदी मैंने काली सिंध की सहायक नदियों की इस ट्रिक में सम्मिलित कर ली है। लेकिन ये जो निमाज नदी है, ये अगर हम बारीकी से पढ़ें इसके बारे में, तो ये परवन नदी से जाकर मिलती है। हालांकि ये काली सिंध नदी तंत्र के अंतर्गत ही आती है, लेकिन अगर हम इसको और बारीकी से पढ़ें तो ये निमाज नदी सीधे काली सिंध से ना मिलकर काली सिंध की सहायक नदी परवन से जाकर मिलती है। मैं बात करता हूं मैप के साथ। ये आ जाओ मैप पर। ये मैंने आपको बताया था, ये परवन नदी। इन बाकियों को तो मैं हटा देता हूं। यही परवन नदी थी जिस पर मैं ब्लैक कलर चला देता हूं, ये वाला, यही है ना परवन नदी। तो अब समझ लेना मैं बात कर रहा हूं निमाज की। निमाज नदी के लिए हमको चलना पड़ेगा यहां इस स्थान पर, और ये है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है भानपुरा, और भानपुरा में एक गांव आता है राजगढ़ गांव। मैं लिखता हूं भानपुरा, और भानपुरा में एक गांव आता है आपका राजगढ़, यानी राजगढ़ स्थान से ये नदी निकलती है जिसको हमने नाम दिया निमाज, या इसको निवाज भी लिखा हुआ मिलेगा, निवाज या नेवाज भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये नदी निकली और ये इसी प्रकार से आगे बहती है। जिस डायरेक्शन में परवन नदी बह रही है तो उसी डायरेक्शन में ये बहती है शुरू में, यानी कि ये स्टार्टिंग में परवन नदी के पैरेलल ही बहती है। ये थोड़ी लाइन इधर उधर उड़ जाए तो एडजस्ट कर लेना ना। आगे जाकर ये 12 में एंटर करती है, और 12 में एक गांव आता है यहां पर आपका कोल्लूखेड़ी। कोल्लूखेड़ी जो बी यानी कि कहां आता है 12 में। उसके बाद ये आगे जाती है और 12 और झालावाड़ की सीमा के पास में यहां झालावाड़ जिले में, जिसको मैं ये स्पॉट कर रहा हूं, झालावाड़ जिले में ये परवन नदी से मिल जाती है। ठीक है, और ये जो जगह आती है झालावाड़ जिले में, ये आती है अकलेरा। लिख देता हूं इसको मैं, अकलेरा। तो मैंने क्या बताया कि ये जो निवाज नदी है, जिसको मैंने यहां पर काली सिंध की ट्रिक में ही सम्मिलित कर लिया है, कहां गई ट्रिक, ये रही।
इसमें मैंने सम्मिलित कर लिया है। तो ये निमाज नदी जो है ये काली सिंध नदी तंत्र के अंतर्गत ही आती है, लेकिन यदि हम बारीकी से देखें तो ये निमाज नदी सीधे काली सिंध से मिलने की बजाय परवन नदी से जाकर मिलती है। क्लियर है? तो ये काली सिंध नदी तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं हटा रहा हूं और अब मैं चंबल की एक दूसरी सहायक नदी की बात कर रहा हूं और वो है पार्वती नदी। तो इसको तो हटाओ। पार्वती नदी के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी में एक जगह है सेहोर। सेहोर से ये निकलती है। कौन सी नदी की मैं बात कर रहा हूं? पार्वती। तो मैं पार्वती की बात कर रहा हूं, पार्वती की बात नहीं कर रहा। एक और नदी है इसी नाम से, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। यहां से निकली, आगे चली और आगे ये 12 की बॉर्डर से टकराई और कुछ देर तक इसने 12 और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा भी बनाई, यानी 12 राजस्थान में है। तो कुछ समय के लिए ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, थोड़ी सी सीमा बनाती है, उसके बाद फिर ये 12 में एंटर करती है और आगे जब ये जाती है तो आगे जाके फिर से ये कोटा और 12 की कुछ बॉर्डर बनाती है। ठीक है? तो कोटा को 12 से अलग करने वाली जो नदी है वो पार्वती नदी है। आगे ये गई और आगे जाने के बाद फिर ये यहां फिर से राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। इधर ये एमपी तो है ना, और ये इधर इस साइड में ये राजस्थान है, राजस्थान का कोटा जिला। तो अब ये कोटा जिले की सीमा पर बहती है, अर्थात फिर से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और फिर आगे गई सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में इस स्थान पर जिसको हम बोलते हैं पलिया, पलिया स्थान पर ये चंबल नदी से मिल जाती है। क्लियर? ध्यान देना, यहां जब ये 12 में आई तो 12 का एक स्थान है किशनगंज। शहरिया जनजाति के लोग बहुत मिलेंगे आपको यहां पर। तो ये किशनगंज जो स्थान है ये इस पार्वती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। पूछ लिया जाता है कई बार। अब यहां पार्वती नदी के संबंध में बात करने के लिए और कोई ज्यादा बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सहायक नदियों की चर्चा हमको करनी पड़ेगी। इसीलिए एक टेक्निक के माध्यम से मैं इसकी सहायक नदियां आपको बता देता हूं। यहां पूरा समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी हैं, इसीलिए मैं सीधे ट्रिक से आपको बता रहा हूं। ये आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, ये है बाला। कौन है? बाला। क्योंकि देखो इसके सिर पे बाल नहीं है। अभी एक पिक्चर भी आई थी बाला, जिसमें आयुष्मान खुराना के सिर पे बाल नहीं होते, तो इसी नाम से इसी कारण उसका नाम बाला रखा। तो ये जो बाला है इसके सिर पे बाल नहीं है, इसीलिए लोग इसको चिढ़ाते हैं और इसी के कारण ये दिन में घर से बाहर निकलता ही नहीं। ये रात को एक दिन घर से बाहर निकला और परेशान होकर ये अंधेरी रात में जाकर और पानी में डूब गया। यही आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि कल अंधेरी रात थी और बाला डूब गया। कल अंधेरी रात, बाला डूबा। ये यूं कर लेना, डूबा, बाला डूबा। बात आई समझ में? तो देखिए कल का मतलब हो गया कूल। इसके अतिरिक्त अंधेरी, तो अंधेरी में एक तो हो गया अंधेरी, एक ए का मतलब होता है अहेली। तो अंधेरी से दो अर्थ हैं, एक तो अंधेरी का मतलब अंधेरी, एक अंधेरी में ए है तो इसका मतलब हो गया अहेली। ठीक है? फिर आ जाओ रात, तो रात का मतलब हो गया रेतड़ी। बा में देखो बै है, तो बै के 3 अर्थ हैं और ये 3 अर्थ क्या हैं? एक तो है बिलास, एक है बैथाली, एक है बरनी। बिलास, बैथाली, बरनी। ठीक है? और इसके बाद ला का मतलब लाची सॉरी। और फिर डूब का मतलब हो गया डूब राज। बात आ गई समझ में? तो ये इसकी पार्वती की सहायक नदियां थी। ठीक है? स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना, हटा देता हूं। तो पार्वती नदी की भी बात हो गई। अब पार्वती नदी के बाद हमको कुछ छोटी मोटी और नदियां ले लेनी चाहिए। जैसे एक नदी है आपकी मांगली नदी, और मांगली नदी के लिए मैं यहां पर भीलवाड़ा लेके चलता हूं आपको। ठीक है? तो भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है मांगली नदी, और ये मांगली नदी भीलवाड़ा के बाद गई आपके बूंदी में, और बूंदी में कुछ सोर्सेज के अनुसार, अब ध्यान से सुनना, कुछ सोर्सेज तो ये कहते हैं कि ये जो नदी है मांगली, लिख दूं मैं एक बार, ये भीलवाड़ा से निकलकर और फिर बूंदी में गई और बूंदी में ये सीधे चंबल से मिल जाती है कुछ सोर्सेज के अनुसार। और मैंने भी जो
रिवर ऑफ राजस्थान में चंबल नदी के बारे में पढ़ाया है तो मैंने भी वहां पर यही बताया है कि मांगली नदी सीधे चंबल से मिलती है बूंदी जिले में। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि ये सीधे चंबल में नहीं मिलती, ये चंबल की एक सहायक नदी है मेज, उस मेज नदी में जाकर मिलती है। तो मैं वो भी बता देता हूं, उसकी भी बात कर लेता हूं। ये मैं कलर चेंज करता हूं और मैं भीलवाड़ा जिले की ही बात करता हूं। भीलवाड़ा जिले में एक जगह है बिजोलिया, बिजोलिया, और यहां बिजोलिया से एक नदी निकलती है मेज नदी, जिसके बारे में पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। यहां से ये मेज नदी निकलती है, भीलवाड़ा से गई बूंदी, और बूंदी के बाद यहां बूंदी और कोटा जिले की सीमा के पास में एक गांव आता है भैंस खाना। ध्यान आ रहा है ना, पिछले वीडियोस में बताया था। ये कौन सा गांव है? भैंस खाना, जो कहां पड़ता है? कोटा जिले में। तो कोटा और बूंदी जिले की सीमा के बिल्कुल पास में स्थित एक गांव भैंस खाना में ये मेज नदी चंबल नदी से मिल जाती है, और इसीलिए ये स्थान कोटा और बूंदी जिले की सीमा के पास में स्थित है। इसीलिए कुछ किताबों में ये दिया हुआ है कि ये मेज नदी बूंदी जिले में मिलती है, जबकि कुछ ये कहते हैं कि ये कोटा में मिलती है। खैर जो भी है, मैं बता चुका हूं, स्पष्ट कर चुका हूं पिछले वीडियोस में। हमारा विषय था ये मांगली नदी। तो ये जो मांगली नदी की मैं बात कर रहा हूं, मांगली नदी आपके भीलवाड़ा से निकली और बूंदी में जाके चंबल से मिल गई। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि ये चंबल से मिलने की बजाय आपके बूंदी जिले में मेज नदी से मिल जाती है। खैर जो भी बात है, मैंने अलग अलग सोर्सेज की, अलग अलग किताबों की सारा जो मिश्रण था वो आपको स्पष्ट कर दिया। तो यहां इस मेज नदी के संबंध में, सॉरी इस मांगली नदी के संबंध में इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात यह है कि इस मांगली नदी पर एक प्रपात बना हुआ है, अर्थात एक झरना है, और वो झरने का नाम आप ध्यान रखना। वो जो झरना है वो है भीमताल, या उसी को कहते हैं भीमलत, भीमलत, या उसी को कहते हैं भीमलात। तो ये बात ध्यान रखने लायक है कि मांगली नदी पर बूंदी जिले में एक झरना है और उस झरने का नाम है भीमताल या भीमलत या भीमलात। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर भीमताल झरना है, कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, अब इसको तो मैं सारे को हटा देता हूं और अब हम हमारे वीडियो के बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं, और पूर्व के मैदान का जो हमारा पार्ट चल रहा है फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान में, उसको लगभग हम समाप्त कर चुके हैं। चंबल नदी के बारे में मैंने आपको पूर्वी मैदानी क्षेत्र के बहाने ही, जो चंबल बेसिन था उसी के बहाने मैंने चंबल नदी तंत्र पूरा आपको पढ़ा दिया। अब चंबल नदी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत और बात कर लेनी चाहिए, हालांकि ये सामान्य बात है। इसके बारे में आप वैसे भी नॉर्मली जानते होंगे कि चंबल नदी के क्या उपनाम है और क्या प्राचीन नाम है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से समझ लेना कि उपनाम और प्राचीन नामों में अंतर होता है। अगर आपसे पूछे चंबल नदी का पुराना नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है चर्मण्यवती। इसका पुराना नाम है चर्मण्यवती, क्योंकि यहां पर एक किंवदंती के अनुसार कभी इस चंबल नदी के किनारे 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 बहुत सारा चमड़ा सुखाया गया था और बहुत सारे पशुओं की बलि दी गई थी, जिसके कारण इस चंबल नदी का जो जल है वो रक्त से लाल हो गया था, और उस चमड़ा सुखाने के कारण इसको कहा गया चर्मण्यवती। ठीक है, तो ये चर्मण्यवती तो इसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। जबकि अगर आपसे उपनाम पूछे तो इसको कहा जाता है कामधेनु। नित्यवाही, नित्यवाही क्यों? क्योंकि यह लगातार बहती रहती है। बारहमासी, बारहमासी क्यों? क्योंकि यह पूरे 12 महीने तक बहती रहती है। कामधेनु समझ लेना, कामधेनु दरअसल एक गाय है, और ऐसी गाय जो इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो ये मान्यता है कि चंबल नदी में जब आप कोई इच्छा लेकर डुबकी लगाते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसी के कारण इसको कामधेनु भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या पटवार की या कांस्टेबल की, और इसी इच्छा के साथ आपने चंबल नदी में डुबकी लगाई, और पटवारी की आप तैयारी कर रहे थे, आपने ये कहा कि हे चंबल नदी माता मुझे पटवारी लगाना, और जैसे ही आप चंबल नदी से बाहर आए तो आपने देखा कि राजस्थान के जो राजस्व मंत्री हैं वो आपके सामने आपका ज्वाइनिंग लेटर लेकर खड़े हुए हैं कि ले बेटा आजा और ज्वाइन कर ले। तो इसी के कारण अब, लेकिन ऐसा होगा नहीं, डुबकी लगाने से जॉब नहीं लगेगी आपकी जो जॉब लगेगी वो आपकी अपनी मेहनत से लगेगी, और केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में सही रणनीति के साथ की गई मेहनत से ही आपकी जॉब लगेगी। तो ये हमारा पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो भाग है ये कंप्लीट होता है। अब हमारा जो शेष पार्ट रह गया पूर्वी इसमें राजस्थान के भौतिक विभाग के अंतर्गत, वो रह गया ये वाला भाग,
जिसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।